सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इशालत और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। और रोज़ हम सबसे पहले इशाल बात करते हैं मौसम की। आज एक बार फिर से मजबूरी है क्योंकि तूलो अर्ज़ में पाकिस्तान के एक भरपूर किस्म का स्पेल चल रहा है और बारिशों से बहुत से मकामात तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई है। अनफॉर्चुनेटली मौसम में खुशगवार तब्दीली तो हो ही रही है, गर्मी की शिद्दत में भी कमी हो रही है, लेकिन हमें हर बार जगाना पड़ता है महकमों को, उनको झंझोड़ना पड़ता है क्योंकि लोगों के मामूलात ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। तो इस बार भी यही सूरत बिल्कुल ऐसा ही है। जो कराची की हम बात करें या अंदरून सिंध की बात करें तो इस वक्त वो बुरी तरह से डूबे हुए हैं। सड़कों का हाल नहीं है, कोई देखने से देखने से ताल्लुक़ रखते हैं इस वक्त जो वहाँ के हालात हैं। और हम अफसोस ही कर सकते हैं क्योंकि इस बार भी हमारे जो तमाम इदारे थे या हुकूमती सतह पर कोई इस तरह के इकदाम नहीं किए गए कि हम उन जो मुसीबतें हैं उनसे बच सकें, क्योंकि हर बार सड़कें डूब जाती हैं, खड्डे बन जाते हैं, अवाम जो है वो सफ़र करती है, उन्हें आने जाने के लिए रास्ते भी क्लियर नहीं मिलते हैं। तो हम भी इस बार मुश्किलात से दो चार हैं। अर्बन फ्लडिंग अलग है। बिल्कुल हैरत इस बात पे होती है कि पहले से फोरकास्ट होती है, पेशगोई होती है और पेशगी फोरकास्ट के बावजूद अगर आप तैयारी ना करें तो फिर अफसोस का मकाम। जरा खबरों की तरफ आ जाते हैं और खबरें आपके इल्म है कि जो 2 रोज़ पहले अफसोसनाक वाक़या और यह के बाद दीगर एक लहर देखी गई है दहशत गर्दी की। पहले कच्चे में वाक़यात हुए, वहाँ पे पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, उन्हें शहीद किया गया है। उसके बाद फिर अगले ही रोज़ हमने देखा कि बलूचिस्तान में मूसा खेल के अंदर आम शहरियों को शहीद किया गया, उनकी आइडेंटिटी देख के, उनकी शनाख्त देख के और फिर एक एक करके मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया है। तो पहले से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का सिलसिला जो कि जारी है, जिसकी ज़रूरत पर बात की जा रही थी, और अब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक बार फिर से पुरअज़्म दिखाई दे रही हैं। कुछ मजीद ग्रांट का भी ऐलान किया गया है। लगभग 20 अरब रुपए की मजीद ग्रांट इस ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हुकूमती सतह पे उसका ऐलान हो चुका है। और उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि पहले जिस तरह पाकिस्तान ने एक शदीद लहर का जवा मर्दी के साथ पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने मुकाबला किया था, इस बार भी न सिर्फ मुकाबला होगा बल्कि इबरत का निशान बनाया जाएगा उन तमाम किरदारों को, उन तमाम दहशत गर्दों को और तंजीमों को जो कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं और पाकिस्तान के आम शहरियों को इस आग में झोंकना चाहते हैं। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। हम ये देख रहे हैं दहशतगर्दी की एक लहर फिर से बड़ी ज़ोरों शोर से चल पड़ी है और जिस तरह से हम देख रहे हैं इतनी शहादतें हो गई हैं, इतने लोग जो है और इतने जवान हमारे शहीद हो गए हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो भी हमें बयान देते हुए नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के आइन और सब्ज़ हिलाली परचम को तस्लीम ना करने वालों के खिलाफ जो है वो खुलेआम जंग होगी और उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। ये कौन से अनासर हैं जिनकी वो निशानदही कर रहे हैं, जो सब्ज़ हिलाली परचम को नहीं मानते हैं? लेकिन बात यह है कि हमारे कुछ सियासी अनासर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे वो रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे वो पाकिस्तान की अफवाह के खिलाफ एक तरह से बरसर पैकार। ये सूरत हाल किसी मुल्क में भी अच्छी नहीं हुआ करती। किसी मुल्क में भी अपने स्कोर की दारों के खिलाफ जंग नहीं की। ये तो हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन जहाँ तक एक्सटर्नल मामले का ताल्लुक है, हम सब जानते हैं कि खासतौर पर बलूचिस्तान की सूरत आज से नहीं, मैंने गालबन 20 साल पहले वहाँ से ब्रीफिंग जो दी थी उस वक्त यही मालूम हुआ था कि पूरा बलूचिस्तान जो है कम से कम इतनी लेवी के अलावा इतनी वहाँ ये मलेशिया है हमारी, जिसे हम कहते हैं FC है, जिनकी तादाद को 2 करोड़ के बराबर होगी। अब आप इतने अरब रुपया उसके लिए मुख्तस कर रहे हैं, तो इतने वर्षों में जब अरबों रुपया आप वहाँ कर रहे हैं तो इन लोगों ने कैसे लॉ एंड ऑर्डर कायम किया है? क्यों का लॉ एंड ऑर्डर कायम? स्मगलिंग हो रही है तो उस बॉर्डर पे हो रही है, ईरान से भी हो रही है, अफगानिस्तान से भी हो रही है, ग्वादर में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है। अभी तक आप क्या देख रहे हैं? आपका वज़ीर दाखिला कह रहा है कि एक SHO की मार है। अगर SHO की मार है तो आप किस बात के इंतजार में हैं? हाँ, फिर सवाल मीर साहब ये भी पैदा होता है ना कि अगर एक SHO की मार है तो फिर ये 20 अरब किस लिए ज़रूरत थी इसकी और इसकी ग्रांट क्यों पेश की गई है, और क्या अब ग्रांट जब जारी कर दी गई है तो अब क्या पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा इस ऑपरेशन को? मैं वही कह रहा हूँ कि ये ग्रांट पे ग्रांट किस बात की दिए जा रहे हैं? आप जब एक ऑपरेशन होता है तो उस पर सरकार का बहुत खजाना खर्च होता है, उसका किसी को एहसास नहीं होता। अगर ये खजाना ही खर्च करना है तो पहले से मौजूद फोर्सेस किस काम के लिए है? ये FC जो वहाँ बलूचिस्तान में लेवी के पास तो 10% का, पुलिस के पास तो 10% भी नहीं है। बाकी लेवी के सपोर्ट है जो कि FC ने कंट्रोल किया हुआ है। जब FC ने कंट्रोल किया वहाँ एक हमारी साधारण कमान मौजूद है
वहां से ही स्मगलिंग हमारी पेट्रोल की होती है, वहां से चमन के रास्ते भी स्मगलिंग होती है, ईरान से भी, तो हो रहा है सारा कुछ। सर सरफराज भुट्टी साहब भी ये कहते हुए नजर आए कि मुट्ठी भर जो है वो तहरीबकार हैं, अनासर हैं ऐसे जिनको कुचलने की ज़रूरत है, वो भी मुट्ठी भर की बात करते हैं। अगर मुट्ठी भर हैं या फिर एक SHO की मार हैं, तो फिर हम यही जानना चाहेंगे इतनी बड़ी ग्रांट जो जारी की गई है वो किस्मत में लगाई जाएगी, और अगर लगा भी दी गई है तो क्या सक्सेसफुल रहेगा अब ऑपरेशन? क्योंकि इससे पहले भी ज़रबे अज़्म चला, अब जो है वो अज़्म इस्तेहकाम चला, क्या ये ऑपरेशन कामयाब भी हो पाएंगे कभी या नहीं? देखिए, हम चलिए हमने ग्रांट दे दी थी, हमें तो खुद पैसों की जरूरत है, कभी सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, कभी चीन के पास जा रहे हैं, IMF के पास तो बैठे हुए हैं, जो जूजा घर बन के बैठे हुए हैं, वो सब ठीक है, फिर भी हमने कुर्बानी दी है, पैसे दे दिए हैं। अब इसको काबू तो करें ना भाई। रोज कोई हमारे सिक्योरिटी एहलकार मारे जाते हैं, रोज कोई ना कोई वाकया होता है, पकड़ते हैं, गाड़ी से उतारते हैं, ये कहते हैं शनाख्ती कार्ड देखते हैं, मार देते हैं उनको, पंजाबी था, फलान था, ये था। अब कहते हैं जी बलोचों ने पंजाबियों को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। बात दुरुस्त है, बयानिया दुरुस्त है, लेकिन एक्चुअल सूरत ये है कि आज से नहीं, वर्षों से वहाँ एक फजा पैदा है। पहले तो वहाँ फजा थी बलोचों और पख्तूनों के दरमियान। पख्तूनों के खिलाफ फजा इसलिए थी कि पख्तून आबादी में अगरचे कम थे, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे थे और ज्यादा अहम पोस्ट पे थे, तो बलोच उसके खिलाफ एक फजा पैदा करते थे, तो कहते बलोचिस्तान हमारा है और ये पख्तून आके यहाँ काम करते हैं। पैदा हो गई सारी की सारी जो थी महाजरों और पंजाबियों के खिलाफ। महाजरों के वहाँ बहुत सारे इदारे जो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी है, पहले वाइस चांसलर करार हुसैन थे, उनका एहतराम था, इज्जत थी, बलोची करते थे। जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने बताया कि जो तालिब इल्म थे तो उनसे कितना डरा करते थे, एहतराम था, अदारे इस तरह बना करते हैं। तो मीर साहब, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी बलोच बुनियादी तौर पे पंजाबियों से या दीगर सूबों के अकवाम से नफरत करते हैं, क्या ये तासुर ठीक है? क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ अरसे के अंदर ही कोयटा में रहने वाले, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तो आज़ादी के साथ पूरे पाकिस्तान में कारोबार भी कर रहे हैं, नौकरियाँ भी कर रहे हैं, मुलाजमतें भी कर रहे हैं, उनको वेलकम किया जाता है। और अगर कोई महरूमियाँ है भी सही तो उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमतों पर आती है, हुक्मरानों पर आती है। आम शहरियों को इस तरह से टारगेट करना, असल मकासद क्या लगते हैं और इसके पीछे किसका हाथ लगता है आपको? देखिए, मेरा जो हवाई जिला कैली जिला जहाँ मेरी परवरिश हुई और जहाँ मैंने स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल की, वो साहिवाल है। उसके गिर्द 32 गांव ऐसे हैं जिनको बलोचों के गांव कहा जाता है। बलोचों की आबादियां पंजाब में आबाद हैं और बड़ी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी, घुल मिल के रह रहे हैं। कभी हमने महसूस नहीं किया था, नाम के साथ बलोच लिखा भी होता था कि ये कोई हमसे अलग है या कोई अलग काम लेकर आया है। ये तो पता नहीं इन्होंने ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा बना दिया कि फौज जो काम कर रही है, और फौज जो पहले ये था कि जो ब्यूरोक्रेसी करती है वो पंजाबी करता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी महाजर हो, नाम पंजाबी का। फिर ये आ गया कि फौज जो करती है, चाहे पठान हो चाहे कुछ हो, वो पंजाबी करता है। तो एक फजा वहां पैदा कर दी गई है जिसके तौर पर बलूचिस्तान में एक केओस की सूरत हाल है। इसको खत्म करना सचमुच मुश्किल नहीं। आप क्या सोचते हैं? कभी मजाक करें, मजाक उससे करें जो मजाक के काबिल है। देखिए, इस मुल्क में फौजी एक्शन वहां बलूचिस्तान में हो गए, सारे गलत हुए। पुराने को छोड़ देता हूँ, हुआ था अयूब खान के जमाने में, लेकिन भुट्टो साहब के जमाने में अच्छी खासी जमहूरी हुकूमत तैम की कायम थी। मरी और मैंगल और सिंजो तीनों इक़्तिदार में थे। पहला सूबा था जिसने ऐलान किया था कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, और इस तरह थे कि उनका अगर पाकिस्तान टूट भी गया तो पाकिस्तान रख देंगे। ऐसी सूरत में आपने सत्यानाश कर दिया पूरे सूबे का। बिल्कुल। और वहाँ मीर साहब क्या समझते हैं, बैरूनी मुदाखलत समझते हैं या फिर अंदरूनी तौर पर ही काविशें हो रही हैं या ये कोशिशें हो रही हैं जो अमन है सबूताज करने की, क्या समझते हैं आप? बैरूनी मुदाखलत तो यकीनी है, पैसा चलता है और आता है पाकिस्तान से बहुत से भारत इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं, बहुत से मफादात ऐसे हैं जिसमें बैरूनी मुदाखलत ही ये काम करती है। क्यों करती है? आखिर आप हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं? हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या इनका तोड़ नहीं कर सकती? क्या इनका जवाब दे सकती? बांग्लादेश में इतनी देर राव ने रूल किया, क्यों रूल किया? जबकि बांग्लादेश में हमारा एक तरह का कंट्रोल था, लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, उसके बावजूद राव आई गई और छा गई। अब अगर हमारे मुल्क में आके वो कब्जा कर रहे हैं और छा रहे हैं तो कुछ कसूर किसका है?
हमें इसके बारे में हतमी तौर पर अपने अदारों को ये मैंडेट देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और मैंडेट देना पड़ेगा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में और खत्म करने के लिए उन्हें जो कुछ भी करना चाहिए, उसके लिए जो वसाइल दरकार है वो उनको मुहैया किए जाएंगे। लेकिन अब मज़ीद इस तरह का नुकसान बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल ना तो पाकिस्तान हो सकता है ना ही पाकिस्तानी। सज्जाद मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया और यकीनी तौर पे लम्हा फ़िक्रिया है। ऑपरेशन तवील अरसे से चल रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे, और ख़ासतौर पे अगर इशाल हम इस स्पेसिफिक वाक़े की बात करें जहाँ पे शिनाख्त करके मारा गया है, ये पहली बार नहीं हुआ। बहुत से ज़ायरीन को ईरान जाते हुए इसी तरह से मारा जाता है। तो मेरे ख्याल में चंद हज़ार या चंद लाख रुपये खर्च करके कोई ऐसी ऐप मुतारिफ करा दी जाए जहाँ पे पैनिक बटन को दबा दिया जाए ऐसे मुसाफिरों को जहाँ पे ख़तरा महसूस हो या लगे कि कोई अटैक हो चुका, क्योंकि ये चंद मिनट की कार्रवाई तो नहीं है, इसमें तो कोई घंटे लग जाते हैं। जहाँ पे उनको उतारा जाता है, टारगेट किया जाता है, उनकी शनाख्त देखी जाती है, तो इनकी एक एक जो जान है वो बड़ी कीमती है। हुकूमत को इस पे नस्लपरस्ती को जो हवा मिल रही है इसको कंट्रोल करने के लिए जो कोई ना कोई रास्ता तलाश करना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, कोई ना कोई इकदाम जो ऐसे सामने आने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर कुछ मौसम की बात करेंगे, जो कि आते ही जुनैद ने सबसे पहले मौसम की बात की है कि मौसम जो बहुत खूबसूरत हो गया था, रात भर बारिश रही और उसके बाद जो है वो हमने देखा हर तरफ जल तल एक था, कहीं पर सड़कों पे पानी भी खड़ा नजर आया। हमें लाहौर की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाहौर से एक रिपोर्ट, इसके ऊपर पैकेज तैयार किया गया है बारिश के ऊपर, तो वो हम पहले देख लें या फिर अपने नुमाइंदा को ले लें। हम इस हवाले से भी पहले शबीर के पास चलते हैं। शबीर, लाहौर का मौसम रात भर हमने देखा कि बारिश होती रही है, सड़कों की सूरत हाल क्या है और इंतज़ामिया कितनी अलर्ट दिखाई दे रही है, उनकी तैयारी कैसी है इस मौके पर? शहर लाहौर में बादलों के डेरों ने मौसम मज़ीद खुशगवार कर दिया है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज सुबह सवेरे ही बादलों ने सूरज को अपनी लपेट में ले रखा है और रात से होने वाली कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के साथ हवा ने हबस का जो ज़ोर है वो भी तोड़ दिया है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की जो है वो पेशन गोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। और हबस का ज़ोर तोड़ने की वजह से लोगों के चेहरों पर भी जो है वो मुस्कुराहट और चेहरे खुलखिला उठे हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इस मौसम मज़ीद जो है वो इसी तरह रहे ताकि गर्मी का ज़ोर टूट जाए और दूसरी जानब जो लेस्को बिजली की वजह, लोड शेडिंग की वजह से लोग परेशान थे, उससे भी छुटकारा मिल जाए। जी शबीर बता रहे थे और मसाइल का अंबार सामने देखने में आता है। सड़कें डूब जाती हैं, दरख्त गिर जाते हैं, साइन बोर्ड गिर जाते हैं और फिर रही सही कसर जो है ना लेस्को वाले या जिस भी इलाके में बारिश होती है वहाँ पे बिजली गायब हो जाती है और उनकी जो मज़ा है वो बिल्कुल ही किरकिरा हो जाता है। यानी कि आप मौसम एंजॉय करने के बजाय फिर चीज़ें संभालने में लग जाते हैं और परेशानी के शिकार हो जाते हैं। तो हम कराची की बात करते हैं। कराची की भी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी हमें नज़र आ रही है कि वहाँ पर भी सड़कें जो पहले टूट फूट का शिकार हैं, जब बारिश होती है तो वो वैसे ही घड़े पड़ जाते हैं और बारिश का पानी लोगों को वो मुश्किलात से दो चार कर देता है। हमारे साथ रबिया खान मौजूद हैं, उनसे हम पहले तफसीलात इस हवाले से ले लेते हैं। रबिया, आप बताइएगा क्या कराची की सूरत हाल देख रही हैं, दीगर जो इर्द गिर्द इलाके हैं आपके उनकी सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर कराची के मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। शहर में सुबह से ही रिमझिम बरसती बूंदों का सिलसिला जारी है। रात भर भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो रिपोर्ट की गई और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वह अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में जो है वो 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। शहर की सड़कों की अगर बात करें तो इस बार जो है वो शहर की सड़कों पर ज़्यादा पानी नज़र नहीं आ रहा है जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो है वो डूबी हुई दिखाई देती थी, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता शहर की सड़कों पर जो गड्ढे मौजूद हैं वो उसमें जो है वो पानी भर चुका है और उसके बाद जो है वो जौहर का रबिया, आप बता रही हैं कि तैयारी इस बार बेहतर है और उमूमी तौर पे जो नाले भर जाते हैं उनकी सूरत हाल भी बताइएगा और किन किन इलाकों में बिजली की फराहमी तातुल का शिकार हुई बारिश के बायस? जी बिल्कुल, अगर नालों की बात करें तो शहर का सबसे बड़ा नाला जो है वो गुज्जर नाला है और उसकी सफाई का काम जो है वो काफ़ी पहले ही मानसून से कबल मुकम्मल कर लिया गया था। तो इस बार जो है वो गुज्जर नाले के ओवरफ्लो होने के कोई वाकयात पेश नहीं आए, वरना हम देखते हैं कि गुज्जर नाले के अतराफ की जो आबादी है वो जेर आब आ जाती है क्योंकि नाला जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो इस बार हमने इस तरीके की सूरत हाल नहीं देखी। इसके अलावा जो सड़कों से पानी निकालने की मशीनें थी वो बारिश से कबल ही लगा दी गई, तो फौरी तौर पर जो है वो पानी निकालने का अमल भी, उसका सिलसिला भी जारी है। लेकिन जिन सड़कों पर ढलान है या गड्ढे पड़े हुए हैं उनमें जो है वो अलबत्ता पानी मौजूद है और उसके बायस जो है वो फिसलन और दीगर वाकयात भी पेश आ रहे हैं। और शहरियों का कहना है कि जब तक सड़कों की मुकम्मल तौर पर मुरम्मत नहीं की जाएगी ये सूरत हाल जो है वो इसी
इसी तरीके से बरकरार रहेगी। लेकिन ज़्यादा जो है वो पानी भरने के वाक़यात जो है वो इस बार देखने में नहीं आए हैं। साथ साथ अगर बिजली की फराहमी की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में कुछ इलाके ऐसे भी बताए जा रहे हैं जहाँ पर दरख्त गिरने की वजह से सड़कें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएगा। यूनिवर्सिटी रोड बताई जा रही है, जेल चुरंगी है, शहीद मिल्लत रोड है, इन इलाकों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, अगर दरख्त के गिरने की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो रात के औकात में होने वाली बारिश के बाद जो है वो हवा की शिद्दत खासी तेज़ थी और महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा की रफ्तार तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा थी, जिसके बायस मुतअद्दिद जो दरख्त हैं वो जड़ों से उखड़ गए। ना सिर्फ महकमा मौसमियात के दफ्तर में बल्कि इसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड, जेल चौरंगी, PIB कॉलोनी में जो है वो मुतअद्दिद दरख्त जो है वो जड़ों से उखड़े हुए और गिरे हुए दिखाई दिए गए। कल जो है वो सुबह सवेरे जो है वो दरख्तों को सड़कों से हटा। ठीक है रबिया, आपका बहुत शुक्रिया। रबिया हमें बता रही थी कराची के मौसम का अहवाल, और कदरे लग रहा है कि किसी हद तक इंतज़ामिया की बेहतर थी, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और ख़ासतौर पे कि इलेक्ट्रिक को ख्याल करना चाहिए शहरियों का, और जितने भी शहर हैं वहाँ पे ये मसला तो होता ही है और बिजली को गायब कर दिया जाता है और उनकी लोगों की शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है। शाहिद अब्बास साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपको वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में नया स्पेल बताया जा रहा है, पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, काफ़ी तबाही हो चुकी और भी खदशात हैं। आप क्या बताएंगे, कब तक ये स्पेल जारी रहेगा, किन किन इलाकों में इसकी शिद्दत देखी जाएगी? देखिए, ये स्पेल जो है ये अगले 3 दिन तक तो बिल्कुल पाकिस्तान में रहेगा और इसमें ख़ास तौर पे पिछले जो 24 घंटे में जनूबी पंजाब में मुल्तान, खानेवाल और बहावलपुर, DG खां, लिया, अकवाड़ा वगैरह में और उसके पूरे सिंध में बड़ी अच्छी बारिशें हुई हैं और अगले जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें से ज़्यादा जोर जो है जनूबी पंजाब और सिंध में होगा और बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट में होगा, जैसे कलात है, लोरालाई है, नसीराबाद है। और ये जनूबी पंजाब के जो अपर के इलाके हैं इसमें ये एक वेस्टर्ली सिस्टम की भी टच है, जिसकी वजह से ये ठंडी बारिश है और टेम्परेचर भी कम है। तो ये तो कल शाम तक या 36 घंटों में गुजर जाएगा, लेकिन सिंध में जो है अगले 2 से 3 दिन तक ये सिस्टम रहेगा, 31 तक। और ये जो स्पेल है बड़ा है और पूरे पाकिस्तान में है और ये इससे टेम्परेचर अब काफी कम हुए हैं। और ये तो क्या शाहिद साहब, क्या वक्त से पहले इस बार सर्दियां आने जा रही हैं पाकिस्तान में, या ये कुछ दिनों की बात है? नहीं, ये तो कुछ दिनों की बात है। सितंबर में जो ही ड्राइनेस होगी तो टेम्परेचर दोबारा जो सितंबर में 40 को टच कर जाते हैं और पंजाब के और 40 को क्रॉस भी कर जाते हैं। तो सर्दियां तो जो है वो तो मिड दिसंबर के बाद। शाहिद साहब 300 से 400 मिलीमीटर बारिश जो है वो होने के इम्कानात जो है वो आपकी जानिब से बताए गए हैं कि इतनी बारिश हो सकती है। क्या आपकी कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट के साथ कि इस तरह के इकदाम किए जा सकें कि आने वाली मुश्किलात से बचा जा सके? उनमें सभी इदारों के साथ ये कोऑर्डिनेशन है और सभी लोग जो है अपने अपनी कैपेसिटी में इसके लिए तैयार है और कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। शाहिद साहब, हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो इस बार बारिशें कुछ ज़्यादा ही हुई हैं। इन बारिशों का क्या पहले से मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार कितनी बारिशें होंगी ताकि उस तरह के जो इकदाम हैं वो किए जा सकें, या फिर ये अनएक्सपेक्टेड बारिशें थी जो हुई? नहीं, अनएक्सपेक्टेड बारिशें तो बिल्कुल नहीं थी। हमने जो मई जून में जो हमने सीजनल फोरकास्ट दी थी उसमें बताया था कि इस साल पाकिस्तान में 25 से 30% पूरे पाकिस्तान में नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें होंगी और उसमें से जो टारगेटेड एरिया थे वो नॉर्थ ईस्ट पंजाब थे और थोड़े जनूबी पंजाब के हिल टोरेंट और सिंध के इलाके थे और बलूचिस्तान पे, और उन्हीं इलाकों में जो है बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। अभी जो 1 महीना जो है सितंबर का अभी बाकी है, लेकिन अभी भी जो बारिशें हैं वो 40% के करीब ज़्यादा हो चुकी हैं। अच्छा, सितंबर की क्या फोरकास्ट है शाहिद साहब, क्या इसमें भी ज़्यादा बारिशें बरसात होने वाली है? सितंबर में 2 से 3 स्पेल आएंगे, अगर वो नॉर्मल होंगे, ज्यादा तो नहीं है नॉर्मल से, लेकिन अगर हुई तो 5-10% ही नॉर्मल से ज्यादा होंगी। लेकिन जो अब जो 40% ज्यादा हो चुकी हैं तो ये रिड्यूस होकर तो 25-30% तो नॉर्मल से ज्यादा डेफिनेटली इस साल रहेंगी। लेकिन एक खास फीचर ये हुआ इस साल कि इतनी ज्यादा बारिशें नॉर्मल से ज्यादा होने के बावजूद जो इंडिया के डैम है, हमारा डैम है, वो अभी तक
30% खाली है और बिल्कुल वो इस साल भरेगा नहीं। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से उन्होंने फोरकास्ट की है कि जो आने वाला महीना है उसमें भी खासी बारिशें होने के इम्कानात हैं, 2 से 3 स्पेल जो हैं वो आएंगे। और जो हमारी हुकूमती सतह पर इकदाम हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है इदारों को, वो भी यकीनी तौर पर अच्छे होंगे ताकि आने वाला जो महीना है, जो स्पेल हैं बारिशों के, उनसे भरपूर तरीके से निकला और जा अभी सके। तक जो है मुख्तलिफ हमने लाहौर की बात की, कराची की बात की, सेंट्रल पंजाब खासतौर पर और लोअर पंजाब, जनूबी पंजाब के इलाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसी तरह से तबाही हुई है और बहुत से राब्ता सड़कें, खासतौर पे पिंड दादन खान की हम देख रहे थे विजुअल्स, वहाँ पे तो मोटरवे से राब्ता सड़कें और जो वहाँ पे अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, वो पूरी तरह से भर चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी बड़ी शदीद वहाँ पे मुतासर हुई है। तो फौरी तौर पे इंतज़ामिया को अलर्ट होना चाहिए, मुतहरिक होना चाहिए ताकि लोग जो फंसे हुए हैं जिन जिन मकामात पे उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस हमारे साथ। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी बिजली के बिलों की। अब आप पहले पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप बिजली हासिल करेंगे, कैसा आइडिया है? ऐसा तो आइडिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल होगा पाकिस्तान में? क्योंकि प्रीपेड सिम्स जिस तरह होती है मोबाइल के अंदर, आप लोड पहले आप अपना बैलेंस करवाएं, उसके बाद आप यूज करें। 100 रुपए का जो कार्ड लोड करता है उसमें से मेरे ख्याल में 20-25 रुपए ही बचते हैं शायद उसके पास, और बाकी सारी तो कटौती हो जाती है। बिजली पहले इतनी महंगी है, अगर प्रीपेड से समझ लें कि अगर आपने 10,000 रुपए की पेमेंट करवाई है तो उसके बीच में से आपको 2,000 रुपए की बिजली मिल जाएगी, शायद 500 की या 2,000। हम ये अंदाजा नहीं लगाते ना, गवर्नमेंट गुस्सा कर जाए हमारी बात का। तो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर अरशद एच अब्बासी साहब, एनर्जी एंड पावर सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे अरशद साहब। आप ही रोशनी डालिए, एक तो ये क्या आइडिया है, कितना मौसर है, कहाँ कहाँ दुनिया भर में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अभी तक? मिनिस्टर साहब की तरफ से ये पहले भी कई दफा आ चुका हुआ है कि प्रीपेड मीटर इंट्रोड्यूस करें। हाँ। आप बताऊं कि जो अच्छा प्रीपेड मीटर है, जो क्वालिटी का है, वो तकरीबन 50 से 60 डॉलर का मिलता है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने कंज्यूमर हैं, तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख के करीब है। जरा मल्टीप्लाई करेंगे कितने पैसे बनते हैं, ये तकरीबन 28-30 अरब बनते हैं। ठीक है। इसमें बात ये है कि ये प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जैसे आपका कह रहा है, जहां आप स्ट्रीट में रहते हैं, आपका प्रीपेड है, बाकी प्रीपेड नहीं, बाकी चोरी कर रहे हैं, तो कैसे बिजली देंगे? ये टेक्निकली पॉसिबिलिटी नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब का कसूर नहीं, इनकी काफी स्टेटमेंट इस तरह की हम तक बात उनकी पहुंची है, वो भी यही कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। कमोबेश 4 करोड़ के करीब यूजर्स हैं, तो अगर आधे यूजर्स या कुछ यूजर्स प्रीपेड मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी उनके पास बिल आ रहे हैं, तो ये सारा किस तरह से मैनेज होगा? तो एक रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद फिर इस पे मजीद बात करते हैं। आपने देखी है, हम अपने मेहमान को दोबारा से लाइन पर लेंगे। वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, इंजीनियर अरशद एच अब्बासी, एनर्जी एंड पावर सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपका। अरशद अब्बासी साहब, जिस तरह से हम ये बात भी कर रहे हैं कि ये मोबाइल की तर्ज पर काम करेंगे और इनके अंदर जितना बैलेंस होगा उतनी ही बिजली आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट आप कर सकते हैं या डिस्कनेक्ट खुद ब खुद हो जाएगी। पहले तो ये बताएगा, ये दूसरे दीगर ममालिक में भी ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है और इस तरह के मीटर्स चल रहे हैं, क्या ये मीटर जो है पाकिस्तान में आने के बाद चोरी रोकी जा सकती है बिजली की? देखिए, पहली बात है कि ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इसकी जगह बहुत पहले 10 साल पहले एक टेक्नोलॉजी आ जिसका नाम है स्मार्ट ग्रिड। वो स्मार्ट ग्रिड क्या है कि आपके मोबाइल के ऊपर आपके अपने जो आप यूज कर रहे हैं, तरबेला से बिजली बन रही है, हफ्ते से बन रही है। जिस तरह से मोबाइल आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, उसी तर्ज पर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जुनैद, आपको एक मैसेज आएगा कि आप बिजली कंज्यूम कर ली है और अब आपका इतना बिजली पीछे आपकी रह गई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आपका आप 24 घंटे बस देखते रहें कि कितनी बिजली रह गई है, कितनी पेमेंट हो चुकी है, और अगर मतलब आप किसी दिन ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं और तो अगला दिन आपका अंधेरे में भी गुजर आपके अकाउंट में वो बिजली नहीं है, तो फिर बिजली गुल हो जाएगी, अगला दिन आपका अंधेरे में गुजर सकता है। क्योंकि अगर आप मैसेज
मैसेज। और इस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि बहुत पुरानी एक स्कीम है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में इंट्रोड्यूस हो चुकी, इस्तेमाल हो चुकी, यहाँ पे अब पहुँच रही है। पता नहीं कौन इनको मशवरे दे देता है और उस पर वो धड़ाधड़ अमल करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद इनको पता चलता है, जब फीडबैक आता है, जब एक्सपर्ट से कोई राय आती है, तो फिर इनको ख्याल आता है कि जी अच्छा ये तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। पहले से ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, हमारे माहौल के साथ साजगार है कि जो सस्ते कारखाने हैं उनको यूटिलाइज किया जाए, कैपेसिटी पेमेंट्स के जो मसाइल हैं उससे छुटकारा हासिल हो पाए और आवाम को सस्ती और बर वक्त बिजली की फरामी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बिजली चोरी को रोकना बड़ा ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप इस तरह की स्कीम्स मुतारिफ कराएंगे तो मेरा तो ये ख्याल है कि उनका कोई फ़ायदा उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आएगा। हमारे एक्सपर्ट भी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि इसका उस तरह से फ़ायदा हम ले नहीं पाएंगे। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और खुशखबरी हमने सोचा कि आपको एक दे दें और तवक्को ये की जा रही है कि इस बार 1 सितंबर को एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कितनी कमी होती है हतमी तौर पे तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि पेट्रोल में 5 रुपये और 6 रुपये डीजल में कमी की जाएगी। लेकिन अवाम हमेशा ये सोचते होते हैं कि कोई बड़ा इसमें रिलीफ मिल सके उनको, क्योंकि इजाफा जब होता है तो एकदम बहुत ज़्यादा होता है और जब कमी होती है तो वो बहुत कम होती है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा इशार हो चुकी है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं, एक एनर्जी सेक्टर यानी कि बिजली की कीमतों में इजाफा होता है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, तो फिर सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं बढ़ती बल्कि हर चीज़ को आग लग जाती है और वो आवाम की पहुँच से पहले ही दूर है और आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, क्यों ना हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करें। अब्दुल समी खान, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खान साहब, क्या कहेंगे, 5 रुपये का रिलीफ दिया जाना ये तो एक लॉलीपॉप ही हुआ आवाम के लिए? देखिए, बात ये है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं और इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि अगर प्राइस कम होती है तो अवाम को फायदा होता है, मगर हमारी गुर्बत की वजह से हमारी सेल तो बढ़ती नहीं है। बिल्कुल। और जो जहाँ खरीदारी करते हैं वो नहीं बढ़ाते हैं, बस अपनी किराए नहीं कम करते। ये अजीब तमाशा बना है और ये पूरी जिंदगी में 60 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये कभी नहीं देखा। जैसे नवाब इनाम दे देते हैं, 2 दिन के पहले अनाउंस कर दिया, पहले भी ये किया, इससे बड़ा अरबों रुपए का नुकसान हो गया डीलर को और कंपनियों को। समी साहब, हम मुसलसल यही देख रहे हैं कि डीलर्स एसोसिएशन हो वो भी परेशान है, वो भी नाला है हुकूमत से, अवाम तो मुसलसल पेश ही रहे हैं। तो क्या हुकूमत इतनी ज़्यादा रेट बढ़ाने के बावजूद, इतनी ज़्यादा कीमतें वसूल करने के बावजूद भी अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही? फिर मसला क्या है आखिर? कहाँ जा रही है सारी रकम? खजाना भी खाली है। अपने खर्चे कम नहीं करते। अभी कल कैबिनेट में कहा गई हमने ये कम कर दिया, ये उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब दिखाने की बातें हैं। ये 100 वजीरों में कर दें, 20 वजीर कर दें और बरात खत्म कर दें, सिर्फ कागजों को लेके अवाम को खुश करना चाह रहे हैं। ये इस तरीके से। खान साहब, अगर हम प्रैक्टिस देखें, आम प्रैक्टिस तो ये रही है कि अगर 2 रुपये कीमत कम की जाती है तो 1 महीने के बाद 10 रुपये कीमत बढ़ा दी जाती है और ये प्रैक्टिस बड़ी आम रही है तमाम सेक्टर्स के अंदर। क्या समझते हैं कि ये एक अवाम के लिए रिलीफ देने के बाद एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है? देखिए, बात ये कोई इनका हिसाब किताब नहीं है। पहले तो 20 रुपये बढ़ा दिए, फिर 5 रुपये कम कर दिए, फिर 5 रुपये कम कर दिए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये समझ नहीं आते मेरे, इनको खुद एडजस्ट कर लेना चाहिए था, बढ़ाना नहीं चाहिए था उस वक्त। जब चीजें बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं तो कोई कम नहीं करता। अब इनके पास टेक्निकल लोग नहीं है, मिनिस्ट्री में कोई समझाने वाला नहीं है, हमसे मीटिंगें नहीं हो रही और जो तभी चाय कर रहे हैं।
तो खान साहब, एक तरफ तो जब कीमतें कम की जाती हैं, कीमतें बढ़ाई जाती हैं, तो तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। जो आप ज़रूरी अशिया देख लें, तमाम खाने पीने की अशिया, उनके ऊपर भी उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे ही प्राइस नीचे आती है, पेट्रोल की कीमत तो नीचे आ गई, लेकिन उन तमाम चीज़ों की प्राइसेस किराए भी कम नहीं होते, किराए भी बढ़े रहते हैं। उसके बाद कोई चीजें कम नहीं होती, कोई आइटम कम नहीं होता। ये बड़ी बदकिस्मती यहाँ की। तो ये गवर्नमेंट का निजाम खराब। क्या अभी तक आपने कोई पैगाम हुकूमत तक भेजा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि उन्होंने आपको लूप में नहीं लिया, कोई मुशावरत का हिस्सा वो नहीं बनाते। आपकी तजावीज़ क्या है? आइडियली होना क्या चाहिए कि आवाम को भी रिलीफ मिले और आपको भी मुनासिब मुनाफा मिल पाए? कोई नहीं होता था। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये खुद ही बना देते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से कहती है कि फाइनेंस वाले करेंगे, ओगरा करेंगी। पहले सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हमसे बात करती थी, हम उनको बताते थे और मसला हल हो जाता था। ये कोई तरीका नहीं है कि कौन सा हिसाब बन, इंटरनेशनल प्राइस ये हो गई। आपने बजट में इजाजत ले ली कि टैक्स बढ़ाने की। ये हमने जब भी मुखालफत करी थी कि आप इसको ऐसे ही रखें, मगर टैक्स इतने कि अगर ये कम भी करते हैं तो गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये लेकिन अवाम को भी कोई खातिर ख्वाह फायदा हासिल नहीं हो रहा इससे, क्योंकि ये रिलीफ जो है, ये 5 रुपए का रिलीफ, अभी तो हम ये इस पे बात कर रहे हैं, अभी तो समरी जारी होगी, फिर उसके बाद रिलीफ मिलेगा। बहरहाल ये रिलीफ भी उस तरह से रिलीफ नहीं है, क्योंकि अवाम की जो तमाम महंगाई का रोना है वो तो वहीं का वहीं कायम रहेगा। बिल्कुल आपसे मैं मुत्तफिक हूँ कि कोई अगर कम भी करेंगे तो कोई चीज आइटम कम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा खान साहब, ये अभी मुसलसल गवर्नमेंट भी कहती है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक चलना पड़ता है, वहाँ कीमतें बढ़ती हैं तो हमारी मजबूरी बन जाती है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक क्या कीमतें होनी चाहिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की? इंटरनेशनल मार्केट होती, अपने टैक्स कम कर दे, उसका अगर बढ़ती है तो टैक्स कम कर दे, खत्म हो गई। और ये जो स्मगलिंग वाला मामला है खान साहब, स्मगलिंग हम देख रहे हैं साल से, जब हम छोटे थे तब से आज तक स्मगलिंग के रोकने के दावे तो होते हैं लेकिन रोकी नहीं जा सकती। तो ये कितना डैमेज कर रही है इस इंडस्ट्री को, आप लोगों को, और गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है इससे? 3 साल से लगा हुआ हूँ। कौन सा अदारा ऐसा है जिसको मैंने इससे ना मिला हूँ, लेटर ना लिखा हो, और हमसे वायदा कर लेते हैं इसमें कि वहीं की वहीं है। और इससे नुकसान क्या? इससे नुकसान हो रहा है, गाड़ियां खराब हो रही, डिब्बा स्टेशन बन गए और ये ट्रेड खत्म हो गई। इसी वजह से बाहर की कंपनियां जा रही हैं। इसके नताइज 4-5 साल में मालूम हो जाएंगे। शेल के शेयर बिक गए, टोटल के बिक गए। और लम्हा फिक्रिया खान साहब, जिस तरह से हालात जो हम देख रहे हैं मुल्क के, इस वक्त महंगाई जोरों शोर पर है, लेकिन जो कीमतें कम की जाती हैं, जो रिलीफ दिया जाता है वो बिल्कुल राय नाम दिया जाता है, एक अवाम को लॉलीपॉप के तौर पर ये रिलीफ मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने भी रिलीफ जो है उस तरह से रिलीफ नहीं है, और जिस तरह से आप पावर सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर को किसी तरह से आप लूप में नहीं लेते हैं और आप बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, वो फैसले फायदा भी हासिल नहीं हो और शिकवा कुनान दिखाई देते हैं, चाहे वो आवाम हो या पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हो, सभी नाराज़ हैं। और अब देखते हैं कि इस बार कितना रिलीफ दिया जाता है। बहरहाल जितना भी रिलीफ हो, महंगाई के अगर साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो नाकाफ़ी दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए एक नन्हे व्लॉगर की जिसको आप सब जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिराज की, जिसके गाँव के मसाइल बहुत से हैं, लेकिन दिलचस्प अंदाज में अपने व्लॉग्स के ज़रिए शिराज उन मसाइल को उजागर करता रहता है। बिल्कुल जी, उसने एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो इस वक्त बहुत जगहों पर वायरल हो रही है। और वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो किस तरह से सियासतदान का रूप धारे हुए अपनी टीम को लेकर एक कैंपेन कर रहा है, और दूसरी टीम जो है उसकी वो गांव वाले देहाती बनकर अपने मसाइल बता रहे हैं। तो ये आप पहले देखें, हम आपको सुनवा भी रहे हैं, वीडियो आप देख भी सकते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। तो इस बार इलेक्शन में आपके गांव से लड़ रहा हूँ, तो बताओ आपके गांव में क्या मसला है? एमएनए साहब, हमारे गांव में सिर्फ 2 मसले हैं। बताएं
आपके गांव में क्या मसला है? यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, दवाई नहीं मिलते है। तो इस गांव में एक हॉस्पिटल है, कल ही इस गांव में हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो हॉस्पिटल तो बन जाएगा। और आपके गांव में क्या मसला है? यहाँ पे टावर नहीं है, सिग्नल नहीं आता। आपने फोन कैसे किया? यही हमारे सियासतदानों के हालात हैं कि वो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन अमली जामा उनको पहनाने के लिए सामने नहीं आ पाते हैं। तो ये बच्चे अच्छा अंदाज है, वैसे जबरदस्त अंदाज है और बच्चा टैलेंटेड तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में उसने अपने अवाम के लिए आवाज़ उठाई है, यकीन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुक्मरानों को ख्याल आएगा और वो सही मानों में जो मसाइल हैं मुख्तलिफ इलाकों के, दही इलाकों के ख़ास तौर पे जहाँ पे पोटेंशियल है, जहाँ है, लेकिन मसाइल की वजह से लोग परेशान रहते हैं और उनकी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें भी उनको फराहम नहीं की जाती। चलें इसी बहाने आप कुछ ख्याल कर लीजिए अवाम। बच्चे जो हैं वो भी अब हमें सिखाने लगे हैं। बच्चे वैसे तो गैर सियासी होते हैं लेकिन इस तरह की जो उनकी सियासत के अंदर एक एंट्री है वो पॉजिटिव है। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करना अभी बाकी है। आप हमारे साथ रहिएगा। अजीम ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। अब कुछ बात हो जाए बच्चों की, उनकी ग़िज़ा की और वालिदैन की परेशानी की। और यूँ तो नाज़रीन बच्चों के लिए माँ के दूध से बढ़कर कोई उम्दा ग़िज़ा नहीं है, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि बच्चे जो मदर फीड पर होते हैं वो अपने हम उम्र बच्चों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। और हम बच्चों को फार्मूला मिल्क के साथ गाय और भैंस का दूध भी देते हैं। तो माँ के दूध के अलावा कौन सा दूध बच्चों के लिए मुफीद है, इस सिलसिले में दुनिया भर में तहकीक होती रहती है। और ताज़ा तहकीक में पता लगा है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, अगर आप उनको विलादत के बाद फौरी तौर पे फार्मूला मिल्क देते हैं या फिर गाय का भैंस का दूध देते हैं तो उस बच्चे में डायबिटीज़ के खदशात बढ़ जाते हैं। बहुत ही तशवीशनाक ये बात है और इस पर ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी क्या क्या हल हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, और ये डायबिटीज़ जो है वो ये टाइप 2 है जो कि बच्चों में आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है जब बच्चों को आप इस तरह के फार्मूला मिल्क की तरफ लेकर जाते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, फार्मूला मिल्क जो हमारी एक आम रूटीन प्रैक्टिस है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा सिजेरियन के थ्रू पैदा हो रहा होता है, माँ क्योंकि कॉन्शियस में नहीं होती, बच्चे को डॉक्टर फार्मूला मिल्क की तरफ ले जाते हैं। ये मजबूरी भी है एक तरह की। तो जब फार्मूला मिल्क आप लगाते हैं, अब हम किसी फार्मूला मिल्क का नाम नहीं लेंगे, कोड नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर गाय का दूध शामिल किया जाता है जो कि कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ 2 की जानिब ले जाता है बच्चों को। कितना खतरनाक हो सकता है ये? देखिए, बात ये है कि माँ का दूध बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद से लेकर 6 माह तक देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में 200 ऐसे कंपाउंड होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो कि फार्मूला मिल्क में नहीं होते। फार्मूला मिल्क में तकरीबन 30 के करीब होते हैं। इनमें पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एंटीबॉडीज और मिनरल्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एंटीबॉडीज जाकर बच्चे में इम्यूनिटी पैदा करती हैं। देखा ये गया है कि जो बच्चे इब्तदाई से जिन्हें डब्बे का दूध लगा दिया जाता है, ज़्यादातर डब्बे के दूध जो है वो काउ मिल्क बेस्ड होते हैं, उसी से बनाए जाते हैं, तो उसमें तमाम अज्जा नहीं होते, बच्चों में इम्यूनिटी पैदा नहीं होती। और ये भी देखा गया है कि उनमें टाइप 1, आपने टाइप 2 कहा ना, टाइप 1 डायबिटीज होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से कुछ फार्मूला मिल्क ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है। ये मिठास बच्चे के वजन को तेजी से बढ़ाती है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बच्चा मोटा ताज़ा होगा तो सेहतमंद है, जबकि ऐसा नहीं। ये मोटापा उसको आगे जाकर टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले जाता है। नो डाउट कि अभी बिल्कुल क्लियर कट रिसर्चेस तो नहीं है, लेकिन जो रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं कि फार्मूला मिल्क। तो डॉक्टर साहब, फिर क्या हल क्या है? जिस तरह इशाल ने भी कहा कि अगर कोई सी टाइप सेक्शन के ज़रिए डिलीवरी होती है तो बच्चे जो कि वालदा है फौरी तौर पे उस तरह कंडीशन में नहीं होती कि वो मदर फीड पे बच्चे को ला सकें, तो फिर क्या किया जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि चाहे सी सेक्शन से डिलीवरी हो या चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो,
दोनों सूरतों में ब्रेस्ट फीडिंग की जा सकती है। ये बिल्कुल हमारे यहाँ एक मिथ बन गया कि भाई सी सेक्शन से हुई है, इतनी कमजोरी है, दूध उतर नहीं रहा। ठीक है, जिसने पैदा किया है अल्लाह ताला ने, उसने इसके साथ साथ उसकी ग़िज़ा भी उतारी है। बिल्कुल तो ऐसे। लेकिन अगर बहुत ही मजबूरी हो, अगर बहुत ही मजबूरी हो, तो उस सूरत हाल में चले ठीक है, आप मतलब ये कि कुछ फीड दे दें, उसके बाद ब्रेस्ट फीड पर ले आइए। लेकिन डॉक्टर और साहब ऐसा एक ये तरीकाकार ये भी है कि आप जी। देखें कि क्योंकि आजकल हमारी 70% मदर जो है वो वर्किंग वुमेन है। अब उन खवातीन को अपनी जॉब पर भी जाना है, बच्चे को अल्टीमेटली उन्होंने किस पे लाना है, फार्मूला मिल्क पे लाना है। वो घर जाएंगी, वो खुद भी फीड करवाएंगी, लेकिन साथ साथ वो फार्मूला मिल्क भी देंगी। या कुछ मदर्स की ये कंप्लेन भी होती है कि दूध बच्चे के लिए नाकाफ़ी है, तो साथ में उनको सहारा लेना पड़ रहा है फार्मूला मिल्क का। जब फार्मूला मिल्क के अंदर गाय का दूध इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कोई और सोर्स नहीं है जिससे बच्चे के मिनरल्स, विटामिन्स या कोई और दूध जिससे पूरा किया जा सके? क्योंकि एक तरह से ये मजबूरी भी बन गई है माओं की। देखिए, कुछ ऐसी मदर जो होती हैं जो कि जॉब कर रही होती हैं, आजकल ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं, ऐसे फीडर्स मौजूद हैं कि जिनमें आप मतलब ये दूध निकाल कर बोतल में रख सकते हैं और बच्चे को दिया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो तो आप वो दूध इस्तेमाल कीजिए जो FDA अप्रूव्ड हो। ठीक ठीक है, FDA अप्रूव्ड हो, और जिसमें मतलब ये जो है जिसकी वो तो तमाम तमाम, डिटेल। सॉरी आपको काट रही हूँ, तमाम जो मिल्क हैं वो तो फार्मूला मिल्क जो है वो तो अप्रूव्ड हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम तमाम मिल्क जो होते हैं वो काउ बेस्ड नहीं होते, मतलब ठीक है। कुछ उसके उससे हट कर। तो आप वो मिल्क ले सकते हैं। लेकिन अगर मजबूरी है, और देखिए इब्तदा में तो आपने कोशिश करें कि इब्तदाई दिनों में तो ब्रेस्ट फीड लाजमी लाजमी करें, क्योंकि उसमें जो इम्यूनिटी पैदा होती है ना बच्चे में, वो पैदा नहीं हो पाएगी। अच्छा, लेकिन ये फिर भी अगर इसमें कितनी हकीकत है डॉक्टर साहब के फ्यूचर में भी उस शख्स में जो मदर फीड पे है जो बच्चा, फ्यूचर में भी उसके अंदर जो डायबिटीज के खदशात हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं? इम्यूनिटी उसके अंदर वो बच्चे जो कि इब्तदा से माँ का दूध पीते हैं उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिनमें दिल का मर्ज है, जिनमें शुगर है, जिनमें लंग्स के मतलब डिजीज है, वो डिजीज होने के इम्कानात बहुत तमाम उम्र कम होते हैं। जबकि वो बच्चे जो कि फार्मूला मिल्क पे होते हैं उनमें इनके इम्कानात जो है वो उनका बहुत इम्यूनिटी ज्यादा सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता डॉक्टर साहब। लेकिन एक और चीज़ है, हम ये कहते हैं या सुनते आए हैं बड़ों से कि जो गाय का दूध होता है वो बच्चों की नशोनुमा में बड़ा किरदार अदा करता है। गाय का दूध पिलाएं, वो हल्का होता है, उसका वजन उतना नहीं होता, उतना भारी नहीं होता, बच्चा डाइजेस्ट इजीली कर लेता है। लेकिन ये एक और रिसर्च है कि जिसमें कहा जा रहा है डायबिटीज़ है। तो फिर बच्चों के लिए जो माँ के दूध का तो बेशक कोई नेमुल बदल है नहीं, उसके बाद अगर कोई दूध अगर बच्चों को दिया जा सकता है तो वो कौन सा हो सकता है? बकरी का दूध, भैंस का दूध, कौन सा दूध हो सकता है जो बच्चों को? किस एज से फिर शुरू किया जाए गाय का दूध? देखिए, बात ये है, अगर मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम आती है, अब जो गाय का दूध अवेलेबल है ना, तो उसकी हाइजेनिक कंडीशन हमारे यहाँ कैसी है? वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें जो एंटीबॉडीज होती है वो बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है गाय के दूध में। ठीक है ना? ऐसी सूरत हाल में हमें वो फार्मूला मिल्क इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो कि काउ मिल्क बेस्ड नहीं होते। मैं तो मतलब ये कि जो है हमें फ्रेश दूध पे नहीं जाना चाहिए, हमें भैंस के, बकरी के किसी दूध पे नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल, माँ का दूध उसका नेमुल बदल दुनिया में है ही नहीं। ठीक है। और आप ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि 6 माह के लिए इसकी ज़रूरत रहती है, उसके बाद फिर आप आ सकते हैं गाय के दूध पे? 6 माह तो लाजमी देना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप पूरा कर सकते हैं, जैसा कि मतलब हदीस वगैरह में तो लंबा ड्यूरेशन है, मैं यहाँ पर उसको कोट नहीं करूंगा। लगभग 2-2.5 साल है वो। जी, 6 महीने तक दें, उसके बाद फिर उसकी हल्की ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करें। हल्की ठोस ग़िज़ा जिसमें हलवा है, जिसमें साबुदाना है, जिसमें पतली खिचड़ी है, वो उसे खिलाना शुरू करें। लेकिन डॉक्टर साहब, दूध की अफादियत से तो इनकार नहीं है। दूध तो हम कहते हैं कि कैल्शियम की कमी पूरी करता है। बच्चों को हम बुढ़ापे तक, हमारे माँ बाप हमें यही नसीहतें करते रहते हैं कि दूध लाजमी पिएं और फ्रेश दूध पिएं। फ्रेश दूध में हम कौन सा दूध बच्चों को इस्तेमाल करवाएं? क्योंकि बहुत सारी माएँ इस वक्त देख रही होंगी और उनका सवाल यही होगा कि अगर हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो दूध है, फार्मूला मिल्क पैक हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत सारी माएँ उसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो फिर किस पर जाएं वो? देखिए, अगर फिर बहुत ही मजबूरी है और बच्चे को दूध देना इतना ही जरूरी है, तो फिर ठीक है, उसे अच्छे तरीके से बॉईल करें, काऊ मिल्क को अच्छे तरीके से बॉईल करें। और बराए मेहरबानी, हमारे यहाँ माएँ बहुत ज्यादा बच्चे से मोहब्बत का इजहार करती हैं और वो क्या करती हैं, उसमें पानी मिला देती हैं। तो खुदारा फिर उसमें पानी ना मिलाए। जहाँ मजबूरी है, मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ मजबूरी है तो वहाँ ठीक है, फिर आप गाय का दूध अच्छे तरीके से बॉईल करें, उसमें पानी की मिलावट ना करें
और चीनी ज्यादा ना डालें। अगर पॉसिबल हो तो बहुत ही हल्का मीठा, और पॉसिबल हो तो अगर वो वैसे न्यू बॉर्न के लिए तो चीनी होने भी नहीं चाहिए, उसको तो टेस्ट का पता ही नहीं। अगर आप शुरू से आदत डालेंगे तो आगे चल के उसके लिए नुकसानदेह होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो आपने वो बताया मोहब्बत जो माओ की है वो पानी डाल देती है, ये एक मोहब्बत वो भी है जो पीछे से आपको गवाला उसमें शामिल करके भेजता है, दूध पहुंचाते हैं वक्त डाल क्या करें। देखिए दूध में 80% तो पानी वैसे ही मौजूद होता है, 80 to 90%। हम उसमें और पानी मिला दें तो उससे क्या होता है कि बच्चे में जीआईटी डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप ऊपर का दूध देते हैं ना तो उसके स्टमक के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, उसको गैस होना शुरू हो जाती है, उसको डायरिया शुरू हो जाता है, जबकि मदर फीड में ये सब चीजें नहीं होती। तो फिर उसका एक हल ये हो सकता है कि उस दूध को ज्यादा बॉयल कर लिया जाए ताकि उसमें से पानी वेपोरेट हो जाए। जी हाँ, उसे अच्छे तरीके से बॉयल किया जाए, 3 जोश दिए जाए, उसे फिर फिल्टर किया जाए, फिल्टर करके उसे फिर दे दें अगर बहुत ही मजबूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी माएँ ये कहती हैं कि बकरी का दूध जो है बच्चों के लिए वो भी उनका डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, इजीली बच्चे कर लेते हैं, तो वो दूध भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा ये एक मिथ है या फिर इसमें कोई हकीकत भी है कि इससे बच्चों का दिमाग बड़ा तेज़ होता है, बड़ा सियाना दूध जिसे कहते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, ब्रेन की नशोनुमा माँ के दूध से ज्यादा होती है, एनिमल मिल्क या फार्मूला मिल्क से नहीं होती। दिमाग तेज नहीं होता, ये सिर्फ मिथ ही है, ठीक है ना। ठीक है। माँ का दूध अगर बच्चा इस्तेमाल करता है तो वो ज्यादा ज़हीन होगा, उसके ब्रेन की नशोनुमा ज्यादा होगी, उसका IQ ज्यादा अच्छा। तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ये भी है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर माएँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, तो जब माँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होगी तो बच्चा अगर दूध पी भी रहा है तो उसको कौन सी ऐसी ग़िज़ाई जो किल्लत है उसकी पूरी हो पाएगी, उसको वो तमाम मिनरल्स मिल पाएंगे? देखिए माँ अगर खुद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होगी तो जाहिर सी बात है कि दूध की क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होगी। देखिए हमारे यहाँ आलू, शकरकंदी, ठीक है ना, आलू है, शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और अगर गोश्त नहीं दस्तयाब है तो लेग्यूम्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने से जो है वो उनकी सेहत पर अच्छे असरात पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि भैया गोश्त खाएंगे तो मतलब से अधिक गोश्त की प्रोटीन के मुतबादिल ज़राए भी मौजूद है, बिल्कुल दूध दही मौजूद है, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें मौजूद है, इनका इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा तवाना हो सकती है और दूध की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी और मुफीद मशवरे उन्होंने दिए हैं। यकीनी तौर पे माँ को अपना भी ख्याल रखना होगा, अपने शेड्यूल का, अपने रूटीन का, अपनी ग़िज़ा का, और माँ अपना ख्याल रखेगी तो वो अच्छी नशिश बनेगा उसके बच्चे के लिए भी। और यकीनी तौर पे जो मदर फीड है उसका कोई नेमल बदल नहीं। बिल्कुल जी, माँ के दूध का तो कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं फार्मूला मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम आप ये ऊपर पढ़ लें कि उसके अंदर गाय का दूध इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। अगर गाय का दूध इस्तेमाल हो रहा है तो खुदारा उससे गुरेज कीजिए उसे इस्तेमाल करने से, क्योंकि आप अपने बच्चे को आने वाले दिनों में डायबिटीज़ का शिकार कर सकते हैं, तो उसे बचा सकते हैं आप, ये आपके हाथ में। और हम कुछ विरासती मर्ज की भी बात कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड नाज़रीन ये भी मामला है कि जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि विरासती अमराज ऐसी बीमारियां या अमराज होते हैं जो कि बच्चों में उनके वालिदैन की जानिब से पैदाइशी तौर पर मुंतकिल हो जाते हैं, और अमूमी तौर पे ये कज़न मैरिजेस यानी कि कज़न्स की आपस में शादी के नतीजे में ही मुंतकिल होती है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में लोग रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होते ही इनकी एक बड़ी तादाद आपस में कज़न हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमारे यहाँ ये चला आ रहा है कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम थोड़ा ऐसा है कि एक चचा के बच्चे की शादी दूसरे तायाजाद के साथ कर दी जाती है, हालाजाद के साथ कर दी जाती है, तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो पैदा होती हैं बच्चों के अंदर। डिसऑर्डर, डिफरेंट किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जीनियाती तौर पर ख़ानदानों में मौजूद होते हैं, वो आगे नस्ल दर नस्ल चलते चले जाते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं, और जब हम उनका पीछे जाते हैं, रिसर्च होती है, पता चलता है, तो वो नतीजा क्या निकलता है कि कज़न मैरिजेस थी। तो कज़न मैरिजेस जो है इनसे थोड़ा गुरेज करें। 35% जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं कपल्स, जो अपने बच्चों के अंदर मौरूसी जो बीमारियां हैं उनके असरात देख रहे हैं। बिल्कुल, और माहिरीन की ये राय है कि कज़न्स के दरमियान शादी हो या ख़ानदान से, हर शादी से पहले जोड़े को जो टेस्ट है वो ज़रूर कराना चाहिए, ताकि वाज़ेह हो जाए कि आने वाली नस्लों में कोई मौरूसी बीमारी मुंतकिल ना हो पाए। और जो बाद की आजमाइश है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, तो उससे बेहतर है कि आप पहले अगर कोई इसे बुरा भी मनाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अपने टेस्ट करवाइए ताकि एक सेहतमंद माशरे को जन्म देने में आपका किरदार हो सके और आने वाली नस्लें जो हैं आपकी
वो भी हम जिस तरह से बड़ा पसंद करते हैं हीरोज को, अक्षय कुमार की बात कर लेती हूँ, उनकी जो बीवी है ट्विंकल खन्ना, उन्होंने उनके पता नहीं दर्जनों टेस्ट करवाए थे शादी से पहले, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप आने वाली नस्लों में अपने बच्चों के लिए बेहतरी के लिए आप ये टेस्ट करवाते हैं और आपको करवा लेना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 1-2 टेस्ट हैं जो कि आपको करवा लेने चाहिए ताकि आप मौरूसी जो बीमारियां हैं उनसे बच सकें। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पे बात होगी, कुछ फिटनेस पर भी बात होगी। हमारे साथ ट्रेनर मौजूद होंगे, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फिट रह सकते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपकी दिलचस्पी का टॉपिक है कि किस तरह से फिट रहा जा सकता है। जिस्मानी और जहनी फिटनेस के जो तौर तरीके हैं वो किस तरह से अपनाए जा सकते हैं, किस तरह से आप जहनी तौर पर भी फिट रह सकते हैं, जिस्मानी तौर पर भी फिट रह सकते हैं। आप अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो भी तभी आप अच्छे से सर अंजाम दे पाएंगे जब आप जिस्मानी तौर पर फिट होंगे। बिल्कुल। और उमूमी तौर पे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास ये बहाना होता है कि जी हम जिम नहीं जा सकते, हमारी रूटीन नहीं बनती है, हम बहुत बिजी हैं। और अक्सरियत ऐसी भी होती है, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि अक्सरियत जो होती है वो मौसमी होते हैं जिम जाने वाले, जो भरपूर तैयारी करेंगे, वो किट्स ले रहे होंगे, वो जॉगर्स ले रहे होंगे, वो तैयारियां कर रहे होंगे, प्लान बना रहे होंगे, और जब जिम जाने का टाइम आएगा तो 1-2 दिन में उनके हवा निकल जाएगी और वो सारी तैयारियां जो है धरी की धरी रह जाएंगी। तो किस तरह से आप जिम जाने की रूटीन बना सकते हैं, और जो लोग जिम नहीं जा सकते उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, तो घर पे रहते हुए आप किस तरह से फिटनेस को यकीनी बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रहमान अब्बास, फिटनेस ट्रेनर हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं। रहमान, आपको वेलकम कहेंगे। और यही सवाल है कि किस तरह से जिम जाने की रूटीन बनाई जा सकती है, और अगर आप नहीं जा सकते तो फिर क्या क्या करेंगे? और आपने किस तरह से बनाई थी? वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और कहना ये है कि मैंने कैसे बनाई है तो बात की बात आ जाती है, लेकिन जो अभी आपने बात की है ना कि हम किट भी ले लेते हैं, ट्रेनर्स भी ले लेते हैं, उसके बाद घर वालों को कहते थे खाना हमारा अच्छा बने, उसके बाद अब 2 दिन के बाद क्रैम्प्स पड़ते हैं, डेड हो जाते हैं। तो सारी के सारे आपके जज्बात ठंडे हो जाते हैं। सीन ऐसा है कि हम एकदम से चेंज चाहते हैं, इंस्टेंट चेंज चाहते हैं। और वैसे भी हम बड़े जज्बाती हैं ना पाकिस्तानी ओवरऑल। मैं कह रहा हूँ कि इमोशनली भी जज्बाती भी, यहाँ दिल पे जाके लगती है क्यों नहीं कुछ हो रहा। अगर बॉडी शेमिंग की बात आ जाए तो फिर भी दिल पे जाके लगती है, फिटनेस की बात आ जाए फिर भी जाके दिल पे लगती है। तो हम कर सकते हैं खुद को चेंज, बट हम करना नहीं चाहिए। और ग्रेजुअली कितना जरूरी है, एकदम से तो जारी बात है रातों रात आप नहीं होंगे। फॉर्मूला बताता हूँ कि इन 1 month 4 weeks हम समझते हैं कि इन अ मंथ हम में चेंज आ जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि बस जी यूं चुटकी बजा के ना, चुटकियों से पहले वो कैप्टन अमेरिका तो रात सब कुछ रखा जाए और फिट होके हम बाहर आ जाए। फर्स्ट वीक आपके डिफरेंट वर्कआउट्स होते हैं, सेकंड वीक उनके क्रैम्प्स दूर होते हैं, थर्ड वीक आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, फोर्थ वीक जाके हेल्दी आपका 3 to 5 kg कुछ रिजल्ट इंचेस में और वेट में नजर आता है। अच्छा। और हम क्या करते हैं कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, बस जी बैठे बैठे हो जाए। देखिए, फिटनेस एक मेडिटेशन है। जैसे हम अल्लाह को याद करते हैं, इसी तरह हमारी रूह, हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने दिया है, इसको फिट करना है। बिल्कुल ठीक है। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है अगर हम फिटनेस की तरफ नहीं जाते? सीजनल जितने भी प्रॉब्लम्स आती है वो फौरन इफेक्ट करती हैं, और डाइजेशन इशू हो जाता है। उसके अलावा लिवर, स्टमक, तो ये रूटीन की बात है। बिल्कुल है। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो ऑफिस वर्क काम करते हैं उनके बैक स्टिफनेस होती है, पोस्चर उनका डाउन हो जाता है। रीजन एक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? हम फोन पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम खुद को बहुत बिजी कर दिया है, लेकिन जस्ट 15 मिनट्स अपने लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसे। हम 19 ईयर इन दिस फील्ड, और मुझे इतना डे एंड नाइट। आपने बचपन में स्टार्ट कर लिया था? नो 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 अब इसके साथ मैं बताऊंगा तो एज भी आ जाएगी 17 आफ्टर मैट्रिक। I'm a वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स कोड बॉडी बिल्डिंग, माशाल्लाह, और डिफरेंट अदारों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और स्पेशली मीडिया पे ऑन एयर आने का मकसद भी यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस दीजिए। बिल्कुल सही है। अवेयरनेस ही सब कुछ है। माइंड इज एवरीथिंग, वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। अच्छा, हम लोग बात कर लेते होते हैं कि हमारी डाइट अच्छी होनी ज़रूरी है, हमारी बॉडी फिटनेस कितनी ज़रूरी है हमारे ब्रेन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमने काम करना है अगर बैठ के सारा सारा दिन, तो हमारा दिमाग उस तरह से परफॉर्म कर पाएगा अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है, हम एक्टिव नहीं है? देखिए, डाइट में ना हमारा शुगर लेवल अच्छा होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि फैटी फूड की तरफ जाते हैं, फास्ट फूड। फैट में सिर्फ एस को ऐड करके फास्ट फूड बन गया। वो फैट आप देख ले कि जगह जगह इतने रेस्टोरेंट्स हैं, इतने कैफेज बन गए। और कभी आपने उनका फूड ट्राई किया? आई डिड।
देखने के लिए कि क्या चेंज आता है। ठीक है। ऑयल बेस्ड चीज़ें होती हैं, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारी हार्मोन सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, उससे एज के इशू आने शुरू हो जाते हैं, ग्रे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन डाउन होना शुरू हो जाती है। जितना आप वर्कआउट करते हो वो उतना एंटी एजिंग है। ठीक है। वर्कआउट आप देख लें, 30 वाले जो मेजोरिटी ऑब्जर्व कर लें, आप एक जगह पे खड़े हो, जब मार्केट में खड़े हो जाए, 30 के जो लड़के हैं उनकी क्या है, 25 के क्या है, वो लुक लाइक 35, 30 वाले लुक लाइक 40। रीज़न फिटनेस नहीं है, बट हमने खुद को एक्स्ट्रा कामों की तरफ बिजी किया हुआ। अच्छा, ये प्रायोरिटी की बात है। बाज़ लोग चाहते हैं कि हमारे मसल्स हों बड़े हैवी किस्म के और बॉडी छोटी दिखे भी, बाज़ लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमारी फिटनेस बरकरार रहे और हम जो भी पहने वो अच्छा दिखे। तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो जिम भी नहीं जा सकते और खुद को अच्छा भी दिखाना चाहते हैं? ये देखिए, स्टार्ट आपकी जर्नल फिटनेस से है। जर्नल फिटनेस होनी चाहिए। आप खुद सोचो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रोफेशनली पर्सनली भी। आपने कभी खुद को टाइम दिए? कभी किसी ने टाइम नहीं दिया, बस खुद को बिजी कर लिया, पता नहीं क्या हो गया, इतना ज्यादा बर्डन है। जब जिंदगी रुक जाएगी, जब डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपने अब ये करना है, तो देन समझ आती है। फिर आपको मेडिसिन पे इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों से आपने मेडिसिन से दूर रहने, समझे कि खुद का ख्याल रखना। रहमान भाई, कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि आप अगर किसी किस्म की हार्ट डिजीजेज में आप चले गए हैं तो हार्ट के लिए भी आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर आते हैं, वॉक की तरफ लेकर आते हैं। हम ये बहुत बाद में सोचते हैं कि हमें ये करना है। हम अपनी एक रूटीन किस तरह से बना सकते हैं, कितना टाइम हमें करना चाहिए, किस एज से स्टार्ट कर लेनी चाहिए? क्योंकि मैं अपने बेटे को लेकर गई थी, वो हार्डली अभी 8-9 ईयर्स का था, तो मुझे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये अभी जिम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी थोड़ी बैली बन रही थी, छुट्टियां थी गर्मियों की और वो गेम के सामने बैठे हैं। तो कौन सी परफेक्ट? देखिए, मैं आपको जनरली बताता हूँ कि 10 ईयर्स का उसने बोला, ट्रेनर्स का उसने बोला, उसने जिम जाने का मकसद ये नहीं है कि मशीनों पे लगा देना, वेट पे लगा देना। आपने क्रॉसफिट बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी है। पहले उसको इतना स्टेबल कर लें कि अपना वजन वो उठा सकते हैं। कभी हमने खुद को चेक किया कि हम अपना वजन उठा सकते हैं? कभी नहीं चेक किया। अब इस एज में आई थिंक 10, अब तो जितना ये एज का चल रहा है कि पहले ये होता था कि आई स्टार्टेड इन 16, प्रोफेशनली एंटर हुआ 17 में। अब मैं समझता हूँ कि आफ्टर 10 बच्चे को हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके आना चाहिए। वो तो डे फर्स्ट से होना चाहिए। इसके लिए फिर बच्चों के लिए तो मेरे ख्याल में स्विमिंग सबसे एक बेस्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। देखिए, ये आ जाता है सीजनल। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी वेट ट्रेनिंग है, पुशअप्स लगाना, जंपिंग जैक करना, पुल अप, चिन अप। यस, एग्जैक्टली, ताकि उसको पता चले कि मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है। एग्जैक्टली, और बॉडी वेट ट्रेनिंग करना। ठीक है। आप क्रॉस ओवर करते हो डिफरेंट वेट के साथ, उसके रहमान भाई, अगर प्रैक्टिकली अगर आप हमारे नाज़रीन को जरा करके भी दिखा दें कि कार्डियो में और घर पे जो आप अपने रूम में एक्सरसाइजेस क्या क्या हो सकती हैं, ताकि उनके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को बताना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। अब इसमें वर्कआउट करने के लिए जी सिंपल मैं बताऊं, अब देखिए, मैं आपके लिए स्पेशली आपको बताने लगा कि वर्कआउट कितना ज़रूरी है। 4 to 5 एक्सरसाइजेस सिंपल आप रख लें, इसको ज्यादा नहीं करना, 4 to 5। ठीक है। और ईच ट्रेनिंग के 15 रैप्स 3 सेट्स आप इस तरह डिवाइड कर लें। ठीक है। ये नहीं करना कि हाँ मुझे मशीन चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं। जर्नल फिटनेस सोचें कि आपकी ज़िंदगी 1 डेकेड आगे जा सकती है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो 1 डेकेड आपका लेस हो जाएगा। 4 एक्सरसाइजेस सिंपल बताऊंगा। ख़वातीन, मर्द हजरात जो वर्कआउट नहीं करते या खुद को दूर रखते हैं, सिंपल एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन हमारे बॉडी वेट ट्रेनिंग में रेपिटेशन ज़रूरी होती है। यस, एग्जैक्टली। फर्स्ट 15, देन 20, देन 25, इसमें आपने करना है। फर्स्ट आर्म स्ट्रेट, कोर टाइट, चेस्ट लेवल अप, ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपके चेस्ट में हो, एब्डोमिनल में ना हो। देन क्रॉस, ये स्लो डेमो में बताऊंगा ताकि आपको पता चले। 1 स्टिफ, 2 क्रॉस, फर्स्ट अप, देन क्रॉस, 15 रैप्स। ये आपके सेम लाइक क्रॉसओवर मशीन की तरह अफेक्ट करेगी। इसको आप वार्म अप में भी कर सकते हैं अगर आपने इसको ट्रेनिंग में लेके आना है। 15, 20 और 25 आपको। रहमान भाई, ये जो वार्म अप सेशन है ये कितना ज़रूरी है, ये भी बताइए कि उससे कोई मसल इंजरी ना हो। और अगर जो हैवी वेट है खासतौर पे, वो कहते हैं जी हम एक्सरसाइज करने लगे, जंपिंग के साथ ही हमें क्रैम्प शुरू हो गए या कोई इंजरी शुरू हो गई। वैसे आई हेट जंपिंग। अब देखा देखिए, जैसे मैं जंपिंग कर रहा हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि पहले आप खुद को देखो। अगर फॉर एग्जांपल मेरा वेट ज्यादा है, मैं एकदम जंपिंग की तरफ आऊंगा तो नी पे प्रेशर आएगा। मैं अपने बोन्स का ख्याल नहीं रखा, लेकिन मुझे क्या है, बस क्लिक करते वेट जो है ना कम हो जाए। नो, जंपिंग जैक हर एक को सूट नहीं करता। वो एक्सरसाइजेज जो लोगों को सूट करती हैं वो करें। मैं वो एक्सरसाइजेज बताने लगा जिसको हर कोई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल
वॉकिंग लंजेस आपने करना है तो वो हर एक को सूट नहीं करता, स्क्वाट्स एकदम सूट नहीं करते, तो इसमें आपने स्पेशली बॉडी को प्रिपेयर करना है, रिदम में लेकर चलना है। तो इसमें फर्स्ट एक रिदम में क्रॉसओवर, फर्स्ट सेम लाइक क्रॉसओवर 15 20 25, देन उसके बाद आपने क्रॉस करना है, ये आपके ओब्लिक्स लव हैंडल्स के लिए, देन टर्न कोर टाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैं कह रहा हूँ कोर टाइट, चेस्ट स्टिफ रखनी है आपने और फेस अप रखना है, डाउन नहीं रखेंगे शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड आपने करना है सिंपल है, राइट या हमने बचपन से देखते आ रहे हैं लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव 1 2 3 4 5 6। अब इसका फायदा मैं आपको बताऊं, स्पाइनल आपका सेकंड बिगेस्ट मसल, फर्स्ट आपके लेग, सेकंड आपका बैक, थर्ड आपका कोर एरिया, हम तीनों को इग्नोर करते हैं। हमें इशू कहाँ आते हैं? हमारी बैक स्टिफनेस से, तो इसलिए इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कितने सेट्स और कितने रैप्स इसमें? 3 सेट्स 10 ईच, 10 टोटल नहीं, फिर उसका 5 बन जाएंगे, 10 ईच, 1 ठीक है 1 10 ईच। इसको आप स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। आप इमेजिन करें कि रिहैबिलिटेशन योगा वर्कआउट में यही वर्कआउट होता है, लेकिन स्लो रेंज ऑफ मोशन में। ठीक है। आपका वार्म अप इतना ही ज़रूरी है जितना आपका सांस लेना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, फौरन जिम में जाते हैं, कार्डियो मशीन पे चले गए और वेट्स उठाना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि उसके बाद आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, टीयर भी हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। अच्छा, हम वार्म अप करने के लिए हम ट्रेडमिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हल्की फुल्की हम वॉक से देखिए, वार्म अप आपका ब्लड सर्कुलेशन कार्डियो हो जाएगा, लेकिन जिस मसल की आपने ट्रेनिंग करनी है उसको आपने एक्टिवेट किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेग करना है, मैंने कोर करना है, मैंने शोल्डर करना है, उसको तो मैंने एक्टिवेट नहीं किया, तो ये ओवरऑल वार्म अप है। जिम जाने वालों के लिए एक एक मसल को आप उसकी ट्रेनिंग करें डेली, या ओवरऑल पूरी बॉडी की कर लें, ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहेगा? 3 to 4 एक्सरसाइजेज आप रख लें, 3 to 4 एक्सरसाइजेज को आप डिवाइड कर लें, अपर बॉडी 2 एक्सरसाइज, 2 लोअर बॉडी पर डे। आप समझे कि जितना आपका मसल एक्टिवेट होगा उतना ही आपका मसल ग्रो करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। और कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप बैठ जाएं ताकि हम बात कर सकते हैं। आप कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी बॉडी के हिसाब से, उनका फेस भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा हो जाता है, या वेट ज़्यादा फेस पे फील हो रहा होता है। फेस की कोई अलग से एक्सरसाइज है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा फेस जल्दी से स्लिम हो जाए, और बॉडी जो वो तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हम स्लिम करने की तरफ ये जरूर बताएगा, लेकिन साथ में बंदा फिर रिलैक्स भी हो जाता है ना, मुंह छोटा हो जाए तो बंदा कहेगा अब ठीक है, बाकी बॉडी की मसला जॉ लाइन, शार्प लाइन बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है। इमेजिन करें अगर मेरा भी फेस मोटा हो जाएगा तो मुझे भी ऑडियंस बोलेगी कि अब रेमान भाई हम सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, हम आपको क्यों फॉलो करें। सिंपल एक्सरसाइजेज है, टीथ क्लोज, लिप्स को आपने क्लोज करना है, कॉलर बोन को लाइट सा प्रेस फिंगर टिप पे, देन नेक को आपने प्रेस करना है। अभी मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ करके, ठीक है। 1 ओके, अप एंड डाउन, या अप एंड स्क्वीज करके फेस को आपने करना, फेस को आपने टाइट कर लेना, लिप्स क्लोज, टीथ क्लोज, देन आपके मसल ये स्टिफ हो जाएंगे कॉलर बोन के लिए, सिर्फ बताने के लिए, अदरवाइज आपने दोनों यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, ये हो गया सेंटर के लिए। अब राइट एंड लेफ्ट के लिए साइड कॉलर बोन, आपने नेक को साइड को 10 ईच। हम ये समझते हैं कि इस पे वेट नहीं उठाया तो ये इफेक्टिव नहीं है। आप इमेजिन करें कि ये इतनी इफेक्टिव है कि आई डू एवरी डे, जब मुझे टाइम मिले। कहते हैं इससे एंटी एजिंग जो है वो प्रोसेस भी किसी हद तक रुक जाता है। लेकिन हर कोई जवान रहना चाहता है, मैं भी पर्सनली चाहूँगा कि जैसे वक्त तो गुजरता जाता है, आप जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो भी वर्कआउट करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनसे हम हार्ड वर्क नहीं देखते, वो कितना खुद को टाइम देते हैं। ठीक है, आपका डिवाइड कर लें एक डे आपके योगा मोबिलिटी के लिए, बिल्कुल 5 एक्सरसाइजेज, 4 एक्सरसाइजेज आप डिवाइड कर लें, और फेस की 2 एक्सरसाइजेज आप सिंपली 1 10 ईच आपने करना है, देन सिंपली जो लास्ट एक्सरसाइज है नेक डाउन, देन अप,
आप में ब्रीदिंग सर्कुलेशन। रहमान भाई, वक्त की कमी है, आपके साथ बहुत सी गपशप हम करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास और टॉपिक से जो बात करनी है, आपको इंशाल्लाह ज़हमत देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फिटनेस नाज़रीन बहुत ज़रूरी है, इस पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। आगे बढ़ते हैं, हड़ताल के हवाले से जो इक़दाम हैं उस पर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, चारों तरफ से अब बात हो रही है महंगाई की और बैड गवर्नेंस के भी शिकवे हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अवाम का एहसास आपको नहीं है, तो किस तरह से घर भेजने का इरादा है इस बार, जो लोग सड़कों पर आए हैं और एहतजाज करना चाह रहे हैं, हड़ताल करना चाह रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ताजिर जो हैं वो अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं करते और वो टैक्स नेट में नहीं है। जितना वो माल लेते हैं और बेचते हैं उसका कोई जो है वो उसको फाइलिंग में नहीं है। तो हम समझते हैं कि ताजिरों को टैक्स नेट में आना होगा, और मुल्क के अंदर जो टैक्स टू जीडीपी रेशो 8-9% में है, दुनिया में वो 15-18-20% पे एवरेज है, तो हमें उसको बढ़ाना होगा। और ये नहीं हो सकता कि एक पूरा तबका जो है वो टैक्स नेट में ना हो और ये सारा बोझ जो सैलरीड क्लास है उस पे पड़े, सारा बोझ जो है वो एक मखसूस तबके पे पड़े, और ये बड़े बड़े सेक्टर्स टैक्स नेट के अंदर ना आए। तो इस बुनियाद पे ये ताजिर दो स्कीम लॉन्च की गई है, जो आपका कौमी फरीजा है कि आपने अगर यहाँ कोई कमा रहे हैं तो कानून के मुताबिक आपको टैक्स देना होगा। लेकिन सर, सनतें वो ये शिकवा भी करते हैं कि सनतें तो बंद हो रही हैं, जिस तरह से हमने पहले बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स में बात भी की है, सनतें बंद हो गई हैं, कारोबार होगा तो टैक्स देंगे। वो तो ये भी शिकवा करना है कि महंगाई इतनी कर दी गई है कि हम कारोबार कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, बात ये कि अगर आपकी आमदन नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप ये तो टैक्स तो आमदनी पे है ना। और लेकिन वो असबाब पैदा करना, राना साहब, वो तो हुकूमत का काम है ना। 100 से ज्यादा सनतें तो सिर्फ पंजाब में बंद हो गई, इसके साथ साथ अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, हाँ नहीं, लेकिन अभी ये देखें ना, महंगी एनर्जी, महंगा पेट्रोल, और फिर जो बाकी आपके टैक्सेस की भरमार हो जाएगी, तो फिर इंडस्ट्री बंद होगी तो फिर उसका नुकसान भी तो गवर्नमेंट को ही होगा ना। देखिए, ये आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अगर आपकी आमदन नहीं है, टैक्स तो स्लैब्स पे है ना। अगर आपकी मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए से नीचे महाना आमदन है तो आप पे टैक्स नहीं है। ठीक है सर, ये बताइएगा, मेरी बात थोड़ी सी, मैं आपको कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगी। अगर कोई बिजनेस कर ही नहीं पाएगा, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो फिर वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, आमदन होगी नहीं तो टैक्सेस नहीं लगेंगे। पहले तो बिजनेस की तरफ आना चाहिए ना, पहले तो सनतें खुलनी चाहिए, थोड़ी सी रिलीफ आवाम को मिलेगी, बिजनेस होगा, फिर टैक्स में आएंगे। आप मुझे ये कह रही हैं कि जितनी दुकानें हैं वो कुछ नहीं कमाते, वो लोग सैलरी नहीं, वो बिल्कुल कमाते होंगे, लेकिन अब इसका हल क्या है? अगर यकीनी तौर पे ताजिर सड़कों पर आ चुके हैं या जमात इस्लामी सड़कों पर आ चुकी है, तो ये भी देखना होगा, और ये भी देखना होगा कि राना साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। राना साहब, अब इसका हल क्या है? अगर जमात इस्लामी भी सड़कों पर आ चुकी है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं, ताजिर भी सड़कों पर आ चुके हैं, एहतजाज कर चुके, तो आपको लगता है कि कोई तरीका आपके पास है, कोई ज़रिया है जिससे इनको मनाया जा सके और इनको एक टेबल पर ला के इनके मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश हो जाए संजीदा तौर पर? देखिए, हुकूमत मिलके ने बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि ये टैक्स नेट में ना आए। टैक्स नेट में आना होगा और इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं। बाकी अगर ऑपोजिशन ये चाहती है कि ताजर जो है वो टैक्स नेट में ना आए और मुल्क के अंदर जो टैक्स का निज़ाम है वो ठीक ना हो, तो उनकी ख्वाहिशात तो हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। नहीं, अभी डेडलॉक की वजह क्या है? क्या ऐसा मुतालबा उनकी तरफ से हो रहा है जो कि आपके लिए काबिल कबूल नहीं है और उन्हें हड़ताल की नौबत आ गई? देखिए, जो फिक्स्ड टैक्स लगाया जा रहा है रीजन वाइज, उनसे इंडिकेटिव इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है ताजरों से, वो उसके ऊपर वो कहते हैं कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। तो उसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, उसको बेहतर बनाने का तरीका किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसको खत्म कर दिया जाए, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये इसके अलावा और कौन से मुतालबात हैं हमारे ताजरों के या दीगर जमातों के जो इस वक्त धरने पे बैठी हुई हैं? 3 किस्म के मुतालबात हैं। ठीक है, 3 किस्म के मुतालबात हैं। एक वो कहते हैं कि हमने टैक्स नेट में आना ही नहीं है, हमने नहीं वो टैक्स देना, तो ये तो मुमकिन नहीं है। दूसरा मुतालबा है कि जी ये टैक्स आपने बहुत ज्यादा लगा दिया। तो भाई, अगर आपकी आमदन नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर आपकी आमदन है तो आपको उसके मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरा मैंने आपको बता दिया, जो फिक्स टैक्स रेट स्कीम है
उसके ऊपर उनके कंसर्न्स हैं और हुकूमत समझती है कि उनके साथ बैठ के उसको बेहतर जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये इसी तरह आगे बढ़े। लेकिन राणा साहब, मुल्क का पहिया जाम होगा और अगर इसी तरह से हड़तालें होती रहेंगी और हड़ताल होने के बाद आप कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे जो मुज़ाकरात करेगी, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा, फिर कैसे निज़ाम चलेगा? नहीं, सिस्टम तो नहीं चल रहा ना। अगर जो टैक्स एवेजन होगी, अगर टैक्स बेस नहीं बढ़ेगी, तो तब भी मुल्क का सिस्टम नहीं चल रहा। नहीं देखिए, अभी हमें ये नौबत आ गई कि हमने आपको ज़हमत दी, प्रोग्राम में लिया, आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं उनके मसाइल सुनने के लिए, उसके हल के लिए भी कोई बेहतर पॉलिसी या कोई ऑप्शन दी जा सकती है। लेकिन ये तो बेहतर ना होता कि उनको पहले ही इस टैक्स इंप्लीमेंट करने से पहले लूप में लिया जाता, शामिल गुफ्तगू किया जाता, मुशावरत का हिस्सा बनाया जाता, ताकि ये नौबत ही ना आती। बिल्कुल किया गया है, ताजरों के साथ दर्जनों मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारी ताजिर तंजीमों ने इससे एग्री किया है, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन पे जाता है तो इतराज़ात शुरू हो जाते हैं। राणा साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका। और जिस तरह से हम बात करते हैं जुनैद की महंगाई इस कदर है कि जो ताजिर बरादरी है वो भी कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। जमातें हों, ताजिर बरादरी हो, सभी शिकवा कना है और उनका मुतालबा किसी हद तक इस लिहाज से ठीक है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे टैक्स ना लगाया जाता हो। बिजली के बिल हैं, उसके अंदर भरमार हम उसके ऊपर 20 किस्म के जो अपने टैक्सेस है वो अदा करते हैं, जो कि कभी हमें समझ में भी नहीं आए हैं। एक छोटी सी रेड लाइट जो मीटर के अंदर लगाई जाती है, हम उसके ऊपर भी टैक्स पे करते हैं, जबकि हमें उसका भी नहीं पता कि वो किस लिए लगाई गई है। कराची से ज़रा हम सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, कराची में हड़ताल की क्या सूरत हाल है और क्या ताजिरों को मनाने के लिए अभी तक कोई हुकूमती सतह पर कोशिश हो सकी? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया था, इस हवाले से पहली बार ताजिरों ने मिलकर जो है हुकूमत को एक चैलेंज किया है और कराची में तकरीबन 95% जो मार्केट्स हैं वो हमें बंद नज़र आ रही हैं इस वक्त तक और तमाम ही ताजिर तंजीमों ने इस हड़ताल की हिमायत की है। यहाँ पर ताजरों ने मुख्तलिफ मुतालबात अपने रखे हैं, ख़ास तौर एक तो बजट में जो टैक्सेस लगाए गए थे उस हवाले से, उसके अलावा के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बिजली बिलों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से जो टैक्स लगाए जा रहे हैं और उस हवाले से भी ताजरों का यहाँ मुतालबा है कि वो टैक्स जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएँ। ताजिर दोस्त स्कीम जो हुकूमत ने एक अनाउंस की थी, पहले कुछ ताजरों ने उसकी हिमायत की थी और उन्होंने कहा था कि हम ये टैक्स जो है वो देंगे, लेकिन अब ताजिर तंजीमों ने उसकी भी मुखालफत कर दी है और कहा है कि ताजिर दोस्त स्कीम जो हुकूमत की जानिब से लॉन्च की गई थी, छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए और माहाना बुनियादों पर उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ताजरों ने आज उस हवाले से भी कहा है कि वो टैक्स भी जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएँ। तो तकरीबन 3-4 मुतालबात जो हैं ताजरों ने रखे हैं और जो बजट में टैक्स लगाए गए थे उस हवाले से मुकम्मल उन्होंने कहा है कि ख़त्म किए जाएँ। आज मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं कराची की, जोड़िया बाज़ार, ओल्ड सिटी में ये भी बताइएगा कब तक के लिए एहतजाज की कॉल दी गई है, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और क्या कोई अभी तक मुज़ाकरात के लिए सामने आया है हुकूमती सतह पर? जी नज़र ये आ रहा है कि अब तक कोई इनका राब्ता नहीं हो सका और ताजिर तंजीम आज शाम को आइंदा का लाए अमल जो है वो देंगी, लेकिन इस वक्त तक नज़र आ रहा है कि ताजिर अपनी जो हड़ताल है वो कामयाब कराने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो कराची की बड़ी मार्केट हैं जहाँ पर रश होता है और वहाँ से हज़ारों लोगों का रोज़गार जो है वाबस्ता है और क्योंकि कराची टैक्स के हवाले से भी सबसे दीगर शहरों से आगे है और यहाँ जो इस तरह की अगर हड़ताल होती है तो उसका इम्पैक्ट मुल्की मईशत पर। नजीब, इजाफी कितना टैक्स है जो इस बजट में ताजिरों पर डाला गया जिसकी वजह से एहतजाज हो रहा है, ये हड़ताल की जा रही है? जी इसमें ख़ास तौर पर ताजिर जो दोस्त स्कीम है उसका जो टैक्स है छोटे दुकानदारों के हवाले से, वो दुकान की कैपेसिटी के हवाले से उसके बिल देखकर जो है उसका मुख्तलिफ जो उसके पेयर्स रखे गए हैं उस हवाले से है। उसके अलावा बिजली के बिल जो आते हैं उनमें जो इजाफी टैक्स है, ख़ास तौर जो कमर्शियल टैक्स है उसमें भी इजाफा किया गया है, घरेलू में भी इजाफा हो चुका है अब तो उस हवाले से भी ताजरों का कहना है कि वो भी ख़त्म की जाए। तकरीबन 3 से 4 मुख्तलिफ जो टैक्स कैटेगरीज़ हैं उनकी ताजरों ने कहा है कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएँ और हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है। जी बिल्कुल ठीक है।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे, जिस तरह से हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त एहतजाज जारी है और तमाम जो तजारती तंजीमें हैं वो एहतजाज कर रही हैं और इस वक्त शटर डाउन हड़ताल जारी है और उनके जो मुतालिबात हैं वो ये है कि हमारे जो टैक्सेस हम पर इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। वो टैक्सेस देने के उसमें नहीं नज़र आते हैं, और खर्चे पूरे नहीं हो रहे और पहले ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में, और जब सनतें बंद होंगी, दुकानें बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे तो फिर उसमें मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन हैरत इस बात की है कि हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है। हुकूमत कभी माजी में देखा है पहिया जाम हड़ताल हो, शटर डाउन हड़ताल हो, उसके बाद मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले जिस भी सेक्टर को उठा के देख लें, अब IT सेक्टर है उसके अंदर आप फायरवॉल की तंसीब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अरबों डॉलर उसमें झोंक रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसकी वजह से एक बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान का जो एक बड़ा सरमाया जो एक रेवेन्यू इकट्ठा होता है फ्रीलांसर्स की वजह से वो उससे मुतासिर हुआ। इसी तरह से ताजिर बरादरी अब सड़कों पर आ चुकी है। जमात इस्लामी की तरफ से भी मुल्की एहतजाज की आज कॉल दी गई है, पहले भी वो एक बार धरना दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये समझ से बालातर है और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स के अंदर उसके असरात अब वक्त के साथ साथ उसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। मुल्क जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है और कब तक इस दौर से गुजरता रहेगा, कब उन्हें रिलीफ मिलेगी, बिल्कुल हम ऐसे ही देख रहे हैं, हालात से गुजरता देख रहे हैं। और 77 साल हम कहते हैं पाकिस्तान को बने हुए गुजर चुके हैं, जहाँ पर हमें हमारे कायद ने पाकिस्तान बनाकर दिया था, अब हम वहाँ पर भी नहीं खड़े हैं, हम 77 साल पीछे चले गए हैं। बजाय इसके हम तरक्की करके आगे आते, हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं पैदा करते, हम जो हमारे पास वसाइल थे हम उनको भी ख़त्म करने पर तुले में हैं और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हालात होंगे। वसाइल की अगर बात करें, पोटेंशियल की बात करें तो उसकी कोई कमी नहीं है। खूबसूरत तरीन ममालिक में से भी अगर पाकिस्तान को एक कहा जाए, मौसम यहाँ पे हर तरह का मौसम मौजूद है और इसी खूबसूरती की बात करें तो नाज़रीन झील सैफ अल मुलूक को हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, नारान पाकिस्तान में 3,224 मीटर पर मुहित है और 10,578 फुट की बुलंदी पर वादी कागान में वाक़े है और करीबी कस्बा है नारान, जहाँ से बजरिया जीप या फिर पैदल इस झील तक आप पहुँच सकते हैं। जी हाँ, इंतहाई खूबसूरत झील है, दुनिया भर से सयाह इसे देखने के लिए आते हैं, बल्कि मलका पर्वत और दूसरे पहाड़ों का अक्स जो है इस पर पड़ता है और इसलिए भी अपनी खूबसूरती इसकी को है 4 चांद लगा दिए जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि पहले आप इस झील के ऊपर बनी हुई रिपोर्ट देखें ताकि आप भी इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो नाज़रीन, ये सिर्फ एक झील है और ऐसी दर्जनों झीलें मौजूद हैं जो कि देख के आप एक बार दंग रह जाते हैं उनकी खूबसूरती और कुदरत की, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया की तारीफ़ किए बगैर आप रह नहीं सकते। लेकिन अफसोस इस बात का है शाल कि हमारे पास ये जो कीमती असासा है हम उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। जो टूरिस्ट जाते हैं, जो सयाह वहाँ पर जाते हैं, इसके अंदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। एक तो वहाँ की इंतज़ामिया वो भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती, कोई इस तरह की रूल्स बनाने चाहिए, जुर्माने होने चाहिए जो वहाँ पे कूड़ा फेंकता है या कोई वहाँ पे रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है। हम बहुत बड़ी इकॉनमी जो है वो उसको हिट कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी टूरिज़म से, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस कदर खूबसूरती है कि अगर हम उसको एक्सप्लोर करने निकलें तो हमारे पास हमारी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी और उसको महफूज करना भी नहीं कर पाएंगे। हमारी ही जिम्मेदारी है उसको महफूज करना, उसको खूबसूरत बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ मुख्तसर दौरानिए के ड्रामा बनाने वाली ऐप एक मुतारिफ कराई गई है और एक ऑनलाइन गेम पब्लिशर कनलोन टेक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का टूल लॉन्च किया है जो कि मुख्तसर दौरानिए का ड्रामा बनाने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल जी, और इस ऐप के थ्रू आप अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और उसके ऊपर आप किरदार जो है वो डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी छोटी सी पिक्चर, ड्रामा, जो भी आप कह सकते हैं, आप उसे बना सकते हैं। और ये बड़ा आसान तरीका है इसके ऊपर दिखाया गया है, जिस तरह से आप इसके ऊपर अपनी छोटी सी पिक्चर बना सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, उसकी अफादियत को जो है भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो बिना किसी से सीखे, बिना इस चीज़ की प्रैक्टिस किए, वो इन ऐप्स के थ्रू बहुत कामयाबी से अपना काम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस ऐप को आप देख भी रहे हैं कि ये ऐप किस तरह से काम करती है, ये ऐप जो है ये कानून टैग की जानिब से जारी बयान और दिखाए गए डेमो के थ्रू हम आपको जो है वो बता रहे हैं कि ये किस तरीके से
काम करती है। बहरहाल हम जाते जाते कुछ बात कर लेंगे मौसम की, जो कि इस वक्त रंग बदल रहा है, पल पल रंग बदल रहा है, कभी धूप होती है तो कभी रिमझिम शुरू हो जाती है, और इसी वजह से हम आपको ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोल हैं उनसे दूर रहिए, एहतियात बरतिए, जहाँ पर दरख्त गिरे हुए हैं उनसे भी एहतियात बरतिए, उनको हाथ मत लगाइए, गीली अशिया को हाथ मत लगाइए, और जितना महफूज रह सकते हैं अपना भी ख्याल रखिए और अपने गिरदोनवा में मौजूद लोगों का भी। और आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।